गुड इवनिंग भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो जी, आ जाओ। जैसा कि आप लोगों को पता है, अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ मैं। और अन अकेडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हैं, उससे जस्ट पहले एक स्टेप आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड। वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है जी, AVS10। ये मेरा डिस्काउंट कोड है। इससे आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा आप सब्सक्रिप्शन कहलाएंगे। मेरा ये बेनिफिट है। लेकिन ध्यान रखना, अन अकेडमी पे ऐसा नहीं है कि आपने किसी बैच के नीचे क्लिक करके, अगर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके अगर कोर्स लिया तो सिर्फ आप वही बैच देख पाओगे, या फिर AVS10 कोड लगाया तो भैया सिर्फ मेरे ही क्लासेस देख पाओगे। अन अकेडमी पे है सब्सक्रिप्शन मॉडल। यानी अगर एक बार बच्चे ने किसी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लिया, SSC का, बैंक का, रेलवे का, नीट का, कैट का, किसी भी कैटेगरी का मान लीजिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया, तो उस कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं, उनके जितने बैचेस हैं, वो सबके सब अनलॉक हो जाएंगे। ये बात मैं बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि बच्चे क्या है, बच्चे पूछते हैं सर आप, मैं कहूंगा अच्छा 22 को नया बैच आएगा, तो बच्चा कहेगा सर अच्छा उसकी फीस कितनी है, मैं कहूंगा अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लो। वो जाके AVS10 कोड अप्लाई करके 1 साल के सब्सक्रिप्शन की फीस देखेगा, वो लगभग 6,000 रुपये आएगी। फिर वो कहेगा सर ये एक बैच की फीस 6,000 रुपये क्या? ये समस्या है। तो आप समझिए 6,000 रुपये किसी एक बैच की फीस नहीं है, ये 6,000 रुपये आपके कंप्लीट कोर्स की फीस है। इसमें मैथ भी आ गया, इंग्लिश भी आ गया, रीजनिंग भी आ गया, GS भी आ गया। और उसके अंदर भी ऐसा नहीं कि कोई CPU का, अगर आप मान लो आपका मन हो गया कि अभी CPU का आगे प्रैक्टिस बैच निकाल दिया किसी टीचर ने, अच्छा मुझे तो भैया प्रैक्टिस बैच लगाना है, तो उसके लिए क्या कोई दोबारा फीस देनी पड़ेगी? एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप किसी और दोबारा फीस नहीं दोगे। आप चाहे किसी एजुकेटर से पढ़ो, आप चाहे कोई सा भी बैच लगाओ, कोई दोबारा फीस देने की आपको आवश्यकता नहीं। जो भी सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं भाई, ये प्राइस हाइक आएगा जुलाई में, तो अपना उस हिसाब से प्लान कर लेना। मेरे बैचेस का बता देता हूँ। मेरा जो कंप्लीट बैच है वो आएगा जी 22 जुलाई को। ये जो फाउंडेशन बैच कह लो, प्री टू मेंस बैच कह लो, बेसिक टू एडवांस बैच कह लो, ये वो वाला बैच है भैया। ठीक है जी। ये वाला बैच शुरू होगा 22 जुलाई को। इसके अंदर अपन बिल्कुल बेसिक से, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये सब चीजें बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। और कॉजेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव, जेरंड, बेयर इन्फिनेटिव, जेरंड के पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इन सब चीजों तक बैच को लेके जाएंगे। ये वाला बैच आपको लाइव देखना। देखो, इसमें लाइव देखोगे तभी इसमें इंटरेस्ट बनेगा और तभी मजा आएगा। बैच करो तो यार देखो ऐसा करो कि भैया एक बार बैच करें, उसके बाद दोबारा जिंदगी में बैच ना लगाना पड़े। सिंपल सी बात ये, बार 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 कोर्स करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, 2 साल हो गए, अभी सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा, ऐसा बैच लगाने का क्या फायदा? तो शुरुआत करना तो बिल्कुल पहले बैच, मतलब बिल्कुल फर्स्ट डे के पहले पहले सेंटेंस से शुरुआत करना। बीच में इधर उधर 10 क्लास उसकी देख ली, 10 क्लास उसकी देख ली, ऐसे टाइम खराब मत करना, ना मेरा ना अपना। तब तक क्या करें सर? तब तक भैया वोकैब का बैच है। वोकैब का पिछले क्लास से रिलेशन तो होता नहीं कि पिछली क्लास नहीं लगाई तो अगली समझ में नहीं आएगी। तो भैया वोकैब वाला बैच तब तक आप अटेंड कर सकते हो। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे ये आपको इतना कंटेंट अन अकेडमी मिल जाएगा। थ्योरी का बैच मिल जाएगा, वोकैब बैच मिल जाएगा, प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा। सिर्फ मेरे कोर्सेज ही आपकी फीस वसूल करा देंगे, इतना वादा कर रहा हूं। जो भी इंटरेस्टेड हो वो AVS10 कोड लगा के अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 22 जुलाई वाले बैच का मैं लिंक कमेंट में पिन भी कर दूंगा। आ जाओ जी, शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास। मिसलिनियस चालू करा था अपन ने कल। ये प्रैक्टिस बैच मैंने चलाया था जिसके अंदर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मैं करा चुका हूं। सारे चैप्टर के एरर वगैरह आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं। मिसलिनियस चालू किया। आइए जरा बताओ भाई इसमें क्या एरर है। अखिलेश बच्चे बार बार मैसेज मत करो प्लीज, ठीक है? प्लीज बार बार मैसेज मत करो। AVS ऐप पे अभी कोई नया बैच, कोई प्लान नहीं है, ठीक है?
बहुत बढ़िया भाई, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दे बता दिया। मच बिलीव दैट इफ यू आर मॉडर्न यू शुड नॉट बी रिलीजियस एंड वाइस वर्सा। कांट स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्निटी को एग्जिस्ट। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि अगर आप मॉडर्न हो तो आप रिलीजियस नहीं हो सकते, और वाइस वर्सा, यानी अगर आप रिलीजियस हो तो मॉडर्न नहीं हो सकते। तो क्या स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्निटी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते? ये सेंटेंस का मीनिंग है। अब यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, ये मच तो एडवर्ब की तरह से काम करता है या फिर एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। अब यहाँ पे बिलीव आगे वर्ब दे रखी है, मच या तो एडजेक्टिव हो सकता है या फिर एडवर्ब हो सकता है ये, लेकिन यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे तो मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो फिर क्या लगाएं? या तो मैनी पीपल लिख दें, लेकिन सिर्फ मैनी भी अकेला प्रोनाउन की तरह से काम कर सकता है। अगर मैनी के बाद मैं कुछ ना लिखूं, मैनी बिलीव दैट, मैनी से दैट, तो यहाँ पे ये मैनी प्रोनाउन की तरह से एक्ट करेगा, इसका मतलब मैनी पीपल ही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रेफर करने लग जाएगा ये। और मच वैसे भी अनकाउंटेबल के लिए आता है, यहाँ पे तो लोगों की बात करनी है, उनके लिए मच कैसे लगा पाओगे? तो ये भी आप ऐसे भी समझ सकते थे। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ भैया क्या गलती है? बच्चे मैथ कैसे पढ़ें, इंग्लिश कैसे पढ़ें, इंग्लिश के एरर कैसे पढ़ें, वोकैब कैसे पढ़ें, ये सारी बातें इस यूट्यूब चैनल पे मैंने बता रखी हैं। आप एक बार शांति से मेरी सारे यूट्यूब चैनल पे, मतलब ये जो मेरा चैनल है इसकी वीडियोस में जाओ, उनके थंबनेल देखो। स्पोकन कैसे पढ़ें, स्पोकन वाली में बता रखा है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लिखना कैसे आएगा, वोकैब कैसे याद करें, चैप्टर वाइज एरर हो जाते हैं, मिसलिनियस नहीं होते क्या करें, ये सब बातें मैं इस चैनल पे बहुत बार बता चुका हूँ, प्लीज, है ना? तो उस पर देख लो भाई। This is the first car of our neighborhood, Mr. Sharma, who has a hard time balancing his wife and kids on his old scooter. ये पहली कार है हमारे पड़ोसी मिस्टर शर्मा की, जिन्होंने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा है अपनी वाइफ और अपने बच्चों को बैलेंस करने में उस स्कूटर पे, उसके पुराने स्कूटर पे। तो यहाँ पे नेबरहुड का तो मतलब क्या होता है? आपका नेबरहुड क्या होता है? आपका आस पड़ोस का एरिया, है ना? लेकिन अगर आपने यहाँ पे आगे मिस्टर शर्मा लिख रखा है, तो मिस्टर शर्मा कौन है? आपका पूरा नेबरहुड मिस्टर शर्मा है कि आपका कोई पड़ोसी मिस्टर शर्मा होगा? ऑब्वियसली एक पड़ोसी मिस्टर शर्मा का नाम होगा, पूरे नेबरहुड का नाम तो मिस्टर शर्मा नहीं हो सकता। नेबरहुड का मतलब होता है आपका आस पड़ोस, उसमें सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे अकेला एक मिस्टर शर्मा तो नेबरहुड हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली आप कहना चाह रहे हो कि आपका नेबर है वो। तो यहाँ पे नेबरहुड नहीं, आपको नेबर वर्ड का यूज करना चाहिए था, ये नाउन का एरर है भैया। नेक्स्ट भाई, इसमें बताइए जरा क्या एरर है? हाँ जी, इसमें बताओ जरा क्या एरर है? हम में से बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं प्रोड्यूस करने की एक ब्लेंड ऑफ ऑल कल्चर्स। हम में से बहुत सारे बहुत दिल जान से कोशिश कर रहे हैं कि प्रोड्यूस करें कल्चर, जो अलग अलग कल्चर्स हैं उनका एक ब्लेंड प्रोड्यूस करने की, जो कि आज की डेट में ऐसा लगता है कि एक दूसरे से क्लैश में। जो अलग अलग कल्चर्स हैं वो सबके सब ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे में क्लैश में। हम में से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रोड्यूस करें एक ऐसा ब्लेंड। अब यहां पे हैव के साथ V1 प्लस आईएनजी कैसे आ सकता है? हैव के साथ V1 प्लस आईएनजी कैसे आ सकता है? हम में से बहुत सारे, तो यहां पे पहली बात तो परफेक्ट टेंस की जरूरत नहीं, यहां पे हम में से बहुत सारे ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पे आर स्ट्राइविंग लिखना चाहिए आपको। इसमें बताइए जरा।
ये जो भी बच्चे पिछले वाले सेंटेंस में बच्चे सीधा स्ट्राइव स्ट्राइव चिल्ला रहे हो तो रट्टे मारना हो गया यार। हैव के बाद V3 आता है, हैव के बाद V3 आता है, हैव के बाद V3 आता है। अबे देख तो लो कि हैव के बाद V3 लिखने से क्या टेंस बनेगा, उसका क्या मीनिंग होगा, तुम्हारे सेंटेंस का क्या मीनिंग है। एक बार थोड़ा दिमाग तो लगाओ यार, ऐसे क्यों कर रहे हो। अब ये एक भाई और आ गए, वन अनदर काट के ईच अदर कर दो, बस रट रखा है कि वन अनदर आए तो ईच अदर का एरर होगा, ईच अदर आए तो वन अनदर का एरर होगा। हद है। ऑल द कल्चर्स लिखा हुआ है, क्या दो ही कल्चर है यहाँ पे, वन अनदर में क्या दिक्कत है भैया, जबरदस्ती का। बच्चे ऐसे तुक्के मत मारो, देखो मेरे बैच में जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, अगर आपको वो सूट करता है तो लॉजिकल आपके माइंड में कुछ आए तो आंसर करें, वरना तुक्के ना मारे। हाँ जी, इसमें बताओ जरा, लॉजिकली क्वेश्चन को अप्रोच करो यार कि मैं ये लगा रहा हूं तो मैं क्यों लगा रहा हूं, कोई कारण होगा। ऐसे 10-50 रूल रट लेने से पेपर क्लियर नहीं होने वाला। जब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो सेंटेंस थोड़ा सा चेंज होगा, तुम तो वहीं धराशायी हो जाओगे। महाटुच्चा एरर, अब इससे आसान तो देखो क्या एरर आएगा, एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इंपार्ट्स नॉलेज एंड देयर फॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जो कि नॉलेज इंपार्ट करता है, जो कि नॉलेज देता है, इसीलिए इनडायरेक्टली पावर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि पावर आती है नॉलेज से और नॉलेज आती है एजुकेशन से। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, अगर यहाँ पे ई की साउंड है यानी वोवल साउंड है, तो इससे पहले ए नहीं, आपको एन का यूज करना चाहिए था। इसमें बताइए जरा। Progress in life depends a good deal under crossing one threshold after another। जिंदगी में जो प्रोग्रेस होती है वो डिपेंड करती है, बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। बेसिकली प्रोग्रेस जो जिंदगी में होती है बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि एक के बाद एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया जाए। एक के बाद एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने पर ही बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपकी लाइफ की प्रोग्रेस। अब डिपेंड के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है जी, डिपेंड के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है, डिपेंड के साथ प्रीपोजिशन आती है जी ऑन या अपॉन। यहाँ पे आप ऑन या अपॉन प्रीपोजिशन में से कोई भी यूज कर सकते थे, डिपेंड अपॉन या डिपेंड ऑन क्रॉसिंग वन थ्रेशोल्ड आफ्टर अनदर। एक के बाद एक थ्रेशोल्ड को, एक के बाद एक थ्रेशोल्ड को, एक के बाद एक लिमिट को क्रॉस करने पर ही हमारी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। इसमें बताइए जरा, सौविक, मोहिनी, दीपक, वैभव, टी रंजन, बहुत बढ़िया भाई। इसमें बताओ जरा क्या एरर है। चलो पहले मैं उसका आंसर देता हूं जो मैक्सिमम बच्चों ने आंसर किया। देखो ये स्पिरिट वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिफरेंस क्या है। अगर मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड लिखूंगा, अगर मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड लिखूंगा और एक मैं स्पिरिट वर्ल्ड लिखूं, शायद दोनों का हिंदी मीनिंग आपको सुनने में एक जैसा सा लगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे अपन कहते हैं ना आध्यात्मिक, आध्यात्मिक वर्ल्ड, मतलब जैसे एक तो ये अपना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, एक तो ये वर्ल्ड है, ये दुनिया है। एक होती है आध्यात्मिक दुनिया, एक होती है आध्यात्म की दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो ये योगी साधु ये जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, बेसिकली ये क्या है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं, हाँ कि ना। और एक होता है जहां पे आत्माएं रहती हैं, स्पिरिट, स्पिरिट यानी आत्माएं, आत्माएं जहां रहती हैं बेसिकली उसको आप क्या कह रहे हो, उसको आप कह रहे हो स्पिरिट वर्ल्ड।
तो बहुत बच्चों ने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया कि भैया ये वर्ल्ड नाउन है, वर्ल्ड नाउन है तो ये स्पिरिट यहाँ पे इसको नाउन एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दूं, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड कर दूं। कुछ आ रही बात समझ में? लेकिन यहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। स्पिरिट वर्ल्ड का यहाँ पे मतलब है बेसिकली वहां जहां वो दुनिया जिसमें आत्माएं रहती हैं, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी सही है, स्पिरिट वर्ल्ड भी सही है। मेरा जो मीनिंग है, सेंटेंस का एक बार मीनिंग पढ़ो, उससे आपको पता चलेगा कि स्पिरिट वर्ल्ड यहां पे आएगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड यहां पे एज मीनिंग नहीं आएगा। ग्रामेटिकली दोनों सही है, दोनों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, यहां स्पिरिट वर्ल्ड ही आएगा। देखो जरा, स्पिरिचुअलिज्म में इट इज अ पार्ट ऑफ सर्विसेज, ये सर्विसेज का एक पार्ट होता है कम्युनिकेट करना। क्या होता है सर्विसेज का पार्ट? कम्युनिकेट करना। किन से कम्युनिकेट करना? किन से कम्युनिकेट करना? लिविंग पर्सनैलिटीज से। कहां पे लिविंग पर्सनैलिटीज से? कौन सी पर्सनैलिटीज? जो स्पिरिट वर्ल्ड में रह रही हैं, जो स्पिरिट वर्ल्ड में रह रही हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार फिल्मों वगैरह में भी दिखाते हैं, कि आदमी जो होता है मरे हुए लोगों से बात करते हैं। ये तांत्रिक वांत्रिक टाइप के लोग, पादरी आते हैं, अच्छा वो आएगा चर्च से, उसको बुला के लेके आएंगे, फिर वो मरी हुई आत्माओं, मतलब मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करेगा। ये बातें सुन रखी हैं। तो यहाँ पे पहली बात एक तो यहाँ पे ये जो है ना, ये इंसान अब लिविंग नहीं है। अगर ये स्पिरिट वर्ल्ड में चले गए तो ये जिंदा आदमी नहीं है। अगर ये स्पिरिट वर्ल्ड में जा चुके हैं तो अब ये कोई जिंदा आदमी नहीं है। यहां पे आपको क्या कहना था, ध्यान से समझिएगा। अच्छा एरर था, बढ़िया एरर था। इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। एक तो यहां पे लाइफ पर्सनैलिटीज नहीं आ सकता, लाइफ नाउन है, पर्सनैलिटीज भी नाउन है, ये दोनों साथ में नहीं आ सकते। लाइफ पर्सनैलिटीज नहीं आएगा। अगर आता तो भी लिविंग पर्सनैलिटीज आता, लेकिन लिविंग पर्सनैलिटीज का मतलब तो जिंदा पर्सनैलिटीज हो जाएगा, तो जिंदा पर्सनैलिटीज भी नहीं आएगा। तो यहां पे एक्चुअली आएगा तो लिविंग, लेकिन वो जो लिविंग है ना, वो इस पोजीशन पर नहीं आएगा। इसकी जगह जो लिविंग आएगा वो उसकी पोजीशन होगी यहां, ये पर्सनैलिटीज के बाद। एरर मार्क यही होगा, एरर मार्क बी पार्ट में ही होगा कि लाइफ नहीं आएगा, लिविंग का यूज होगा, लेकिन लिविंग की सही पोजीशन पर्सनैलिटीज के बाद होगी। पर्सनैलिटीज लिविंग इन स्पिरिट वर्ल्ड। आपको एक बार मैंने कॉन्सेप्ट कराया था, अगर आपको याद हो, सोलोमन वॉज क्या है, हाँ, सोलोमन वॉज अ फेमस किंग फॉर हिज जस्टिस। तो सोलोमन वॉज अ फेमस किंग में फेमस उठकर आगे चला गया था। कुछ याद आ रहा है? सोलोमन वॉज अ किंग फेमस फॉर हिज जस्टिस। एक एरर आपको और कराया था, अगर आपको याद हो, मिस्टर शर्मा इज एन ऑनेस्ट मैन इन हिज डीलिंग्स। वो जो ऑनेस्ट था उठ के आगे चला गया था। मिस्टर शर्मा इज अ मैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स, ये वो कॉन्सेप्ट है। थोड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट था। एक बार फिर से मैं हल्का सा आपको इसको बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिए। स्पिरिचुअलिज्म में ये सर्विसेज का एक पार्ट है कम्युनिकेट करना। किन से कम्युनिकेट करना? पर्सनैलिटी से कम्युनिकेट करना, लोगों से कम्युनिकेट करना। कौन से लोगों से, कौन सी पर्सनैलिटी से कम्युनिकेट करना? जो स्पिरिट वर्ल्ड में रहती हैं, जो स्पिरिट वर्ल्ड में रहती हैं, उन पर्सनैलिटी से कम्युनिकेट करना। तो यहां पे ये जो इन द स्पिरिट वर्ल्ड है, बेसिकली ये आया है लिविंग के लिए, और लिविंग आया है पर्सनैलिटीज के लिए। तो पर्सनैलिटीज लिविंग इन द स्पिरिट वर्ल्ड, ये लिविंग आएगा पर्सनैलिटीज के बाद, ताकि इन स्पिरिट वर्ल्ड उसके साथ लिखा रहे और मीनिंग क्लियर हो जाए। अब इसको आप पढ़ के देखोगे तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। इसके आंसर को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा कि लाइफ तो हटेगा ही हटेगा, लेकिन ये जो लिविंग भी है ये जाएगा पर्सनैलिटीज के बाद। लाइफ कट के लिविंग तो होगा ही, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो ऐसे सीधा वहीं का लाइफ की जगह पे पोजीशन ही, पर्सनैलिटीज के बाद जाएगी इसकी पोजीशन। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। इसमें बताओ जरा, विधान दत्ता, तुम इसका मतलब जब मैंने पढ़ाया था तब तुम समझे ही नहीं थे। अलाइव का मतलब जिंदा हो जाएगा। अगर वो जिंदा है तो स्पिरिट वर्ल्ड में कैसे रहेंगी? वो आत्माओं के लोक में कैसे रहेगा? अगर कोई आदमी जिंदा है तो मरने के बाद ही जाता है ना। तो पर्सनैलिटीज जो रह रही हैं आत्माओं के वर्ल्ड में, ये कहना चाह रहा है वहां। अनलाइक लिक्विड
जो सॉलिड होता है वो लिक्विड की तरह फ्लो नहीं करता और कंटेनर की शेप नहीं लेता। अब यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट अनलाइक है प्रीपोजिशन, लिक्विड है इसका ऑब्जेक्ट। अब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ये समझ गए ना, ये ऑब्जेक्ट वो नाउन वाला ऑब्जेक्ट है, ये चीज, इसका मतलब थिंग है बेसिकली ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ऐसे वो समझ लेना कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट माने कोई चीज। और ये सॉलिड यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर आती है, यहाँ पे डू नहीं डज आएगा। इसमें बताइए जरा। जो भी बच्चे लंबे लंबे मैसेजेस करते हैं, सर आपका कोर्स देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं पहले भी शायद एक दो बार बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं। मेरे चैनल पे शायद कुछ बहुत सारे लोगों के कंपैरिजन में चैनल पे व्यूज कम होंगे, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पास जैसा क्राउड है, ऐसा क्राउड किसी के पास नहीं, ये मैं दावे से कह सकता हूं। आप किसी भी बंदे की वीडियो चला के देख लेना, आपको इधर उधर फालतू बकवासबाजी करने वाले कमेंट वाले कितने बच्चे मिलेंगे। मेरे पास क्राउड लिमिटेड है, लेकिन वो जो क्राउड है ना, वो क्रीम है, क्रीम सारा। तो उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। अब ये सिंपल सा एरर था, सुपरलेटिव डिग्री से पहले ए नहीं दा का यूज होता है। द टॉलेस्ट बॉय, द वाइजेस्ट बॉय, द ब्रेवेस्ट बॉय। इस पे आ जाइए। मेटल जो हैं उन्हें हैमर किया जा सकता है, प्रेस किया जा सकता है परमानेंटली आउट ऑफ शेप, मतलब उन्हें हथौड़े से या प्रेस करके परमानेंटली आउट ऑफ शेप, यानी जैसी पहले उनका आकार था उसको परमानेंटली बदला जा सकता है बिना उन्हें तोड़े या क्रैक किए। तो यहां पे आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे और है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इसके इधर भी वर्ब आएगी, इधर भी वर्ब आएगी, और ये दोनों वर्ब है। और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों हेल्पिंग वर्ब उससे भी पहले अंडरस्टूड है। तो कैन बी हैमर्ड, मैटर को हैमर किया जा सकता है, मेटल्स को हैमर किया जा सकता है। और यहाँ पे ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेटल्स किसी को प्रेस नहीं करे, मेटल्स को प्रेस किया जाएगा, ये भी पैसिव में लिखनी पड़ेगी। और पैसिव में बी की फॉर्म के बाद V3 आता है, तो यहाँ पे प्रेस नहीं, आपको प्रेस्ड वर्ड का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा क्या एरर है। इसमें कोई ABCD ना बताए, इसमें कोई ABCD ना बताए, इसके अंदर आंसर बताना, इसके अंदर ये बताओ कि इसकी जगह ये लगेगा, और इसका मीनिंग भी बताना। ये दोनों काम करो, ये दोनों काम करो। एक तो इस सेंटेंस का मुझे मीनिंग बताओ, ठीक है, अच्छा सवाल है। इस पे अगर आपने 5 मिनट भी लग गए ना, अगर इस पे अपने 5 मिनट भी लग गए, दे विल बी वर्थ इट, दे विल बी वर्थ इट। 5 मिनट भी लगेंगे तो मजा आएगा। मुझे इसका मीनिंग बता दो और इसमें एरर बता दो कि क्या है। चलो, मैं इसके ऊपर ना एक सेंटेंस और लिखता हूं, मैं इसके ऊपर एक सेंटेंस और लिखता हूं, ठीक, उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी आएगी, उससे आपके थोड़े से ना यहां एक बत्ती सी चलेगी। खास करके वो बच्चों के जो एक बार कोर्स पूरा कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट उनको पता है, एकदम से उनको ऐसे सदमा सा लगेगा, ये क्या हो रहा है।
एक्चुअली आप में से 50-60% जो बच्चे जो जवाब दे रहे हैं ना, वो ये सेंटेंस सोच के जवाब दे रहे हैं। ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ना, इसका मतलब है क्या ये लेटर भेजा गया है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो ट्रस्टवर्दी है। क्या ये लेटर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा भेजा गया है जो ट्रस्टवर्दी है, वो इंटरोगेटिव है, वो है इंटरोगेटिव। उसके लास्ट में आ रहा है क्वेश्चन मार्क, इसके लास्ट में फुल स्टॉप है। ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। और वैसे भी एक बात बताओ, अगर तुम जो कह रहे हो कि पैसिव आएगा पैसिव आएगा पैसिव आएगा, तो फिर इसको सही कैसे करोगे तुम? लेटर के लिए हैव कैसे आ सकता है? लेटर के लिए हैव कैसे आ सकता है? अच्छा, और अगर इधर लिखना चाहोगे तो बीन सेंट भी करना पड़ेगा। दो दो पार्ट में एरर करोगे कैसे? दो पार्ट में एरर करोगे कैसे? अब तुम्हें मैं बताता हूं इसका असली मैसेज, इसका असली मीनिंग। ये है जी कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस, ये है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब का भी इंपेरेटिव वाला है। कॉजेटिव वर्ब यूज करके इंपेरेटिव सेंटेंस लिखा गया है। इस सेंटेंस का मतलब है हैव दिस लेटर, हैव दिस लेटर सेंट, हैव दिस लेटर सेंट। ये लेटर भिजवाओ किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो ट्रस्टवर्दी हो। किसी इस लेटर को भिजवाओ किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो ट्रस्टवर्दी हो। अब यहां पे इसका अंडरस्टूड सब्जेक्ट है यू, ये हैव है आपकी मेन वर्ब यहां पे, जो कि सब्जेक्ट की मतलब सॉरी बेस फॉर्म में लिखी गई है। इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। और ये लेटर इस वर्ब के लिए, हैव के लिए सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। जो बच्चे पूछ रहे हैं ना लेटर के लिए हैव कैसे लग गया, भैया ये हैव आया इंपेरेटिव यानी यू के लिए। इस लेटर को भिजवाओ, इस लेटर को भिजवाओ किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो ट्रस्टवर्दी हो। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये कॉजेटिव वर्ब का यूज करके लिखा गया इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसका सही आंसर है जी बी में सेंड की जगह सेंट होगा। जिन्होंने कॉजेटिव वर्ब पढ़ी है उनको पता है हैव के बाद आप आगे क्या लिखते हो? हैव के बाद अगर आपने रिसीवर लिखा तो आगे पास्ट पार्टिसिपल लिखते हो। ये वो स्ट्रक्चर है। इस सेंटेंस का मतलब है इस लेटर को भिजवाओ, हैव दिस लेटर। ये सुना तुमने? एक बार बताओ। कॉजेटिव एक्चुअली क्या है ना, ये उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा जिन्होंने कॉजेटिव वर्ब पढ़ी ही नहीं। ये सुना तुमने गेट इट डन? गेट इट डन ऑफिस वगैरह में बोलते हैं ना, मूवीज वगैरह में देखा होगा, बॉस उसको कह रहा होता है गेट इट डन, इसे कराओ, गेट इट डन, इस काम को कराओ भैया, गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल, इसे कराओ जितना जल्दी हो सके। इसमें ये होती है कॉजेटिव वर्ब, इसे कराओ। अब यहाँ पे इंपेरेटिव होता है जिसके अंदर यू अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, ये गेट होती है आपकी मेन वर्ब, ये इट होता है ऑब्जेक्ट और ये डन होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। ये वही स्ट्रक्चर है। हैव दिस डन, हैव इट डन, गेट इट डन, ये सब कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंसेस हैं। एक नंबर का सवाल था ये, एक नंबर का। मतलब जिसको कॉजेटिव वर्ब पढ़ ही नहीं रखा देखो वो तो कभी ठीक कर ही नहीं पाएगा। जिसने कॉजेटिव वर्ब पढ़ भी रखा है ना, उसके भी 2 मिनट आराम से खा सकता है ये क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, जिस बच्चे ने मेरे YouTube चैनल से वॉइस नरेशन किया था, जिस बच्चे ने मेरे YouTube चैनल से वॉइस नरेशन किया था, ये सेंटेंस याद है? ये सेंटेंस याद है? हैव दिस मैसेज सेंट, ये सेंटेंस याद है? हैव दिस मैसेज सेंट, हैव दिस मैसेज सेंट याद आ रहा है? जिसने मेरे YouTube चैनल से किया था। मैं फिर बता रहा हूं, आप में से बहुत बच्चे शायद अनअकैडमी के थ्रू भी मुझे जानते हैं, अनअकैडमी पे पढ़ते हैं मुझसे।
अन अकेडमी पे बहुत बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर वॉइस और नरेशन आप अन अकेडमी पे कब पढ़ाओगे, वॉइस और नरेशन आप अन अकेडमी पे कब पढ़ाओगे। मैंने आज तक अन अकेडमी का कोई भी बैच नहीं है जिसमें वॉइस और नरेशन पढ़ाया हो। पेड बैचेस के कोई भी पेड तक बैच में मैंने वॉइस और नरेशन नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि भैया वॉइस और नरेशन का जैसा कंटेंट इस YouTube चैनल पे डाल चुका हूं, किसी के पेड कोर्स में मिल जाए और कहीं आपको मिल जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। मुझे बताना कि सर आपसे अच्छा कंटेंट वॉइस और नरेशन का ये रहा। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, जिसने अभी तक वो कंटेंट नहीं देखा है भैया देख लेना। चलो इसमें आओ जरा। अरे इतनी बार क्यों कमेंट कर रहा? आई एम अमित सैनी रोहतकिया। इस यूट्यूब चैनल पे दुनिया जान की ग्रामर पढ़ी, पहले उसको पूरी कर ले भाई, बार बार कमेंट मत कर। हाँ जी, हर कोई उसे ब्रेव आदमी मानता था लेकिन वो बैटलफील्ड से भाग गया था। हर कोई उसे ब्रेव आदमी मानता था लेकिन वो बैटलफील्ड से भाग गया था। अब आपने सुना होगा कंसीडर के बाद, इलेक्ट के बाद, सिलेक्ट के बाद एज का यूज नहीं होता। कंसीडर में आप क्या कहते हो? हर कोई उसे ब्रेव आदमी मानता था, तो ये दोनों एक ही हैं, ये हिम और ये ब्रेव मैन, ये दोनों एक ही हैं भैया। और ये एज यूज होता है कंपैरिजन के लिए। जैसे अपन कहते हैं ना, ही ही प्लेज क्रिकेट एज हिज फादर यूज टू डू, वो ऐसे क्रिकेट खेलता है जैसे उसके पिताजी खेला करते थे। एज तो यूज होता है कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन होता है किसी दूसरे से। तो भैया अगर ये दोनों एक ही हैं, हिम और मैन, अगर ये दोनों एक ही हैं, हर कोई उसे एक बहादुर आदमी मानता था, अगर ये दोनों एक ही हैं तो इनका कंपैरिजन कैसे होगा? कंपैरिजन नहीं होगा तो फिर एज का यूज मत करो, सीधा लिखो। नेक्स्ट पे आओ, इसमें बताओ जरा। हाँ जी, क्या एरर है इसमें? अगर आपको याद हो एडवांस वर्ब, तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव आता है, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद जेरेंड आता है। माइंड के बाद क्या आता था? डिटेस्ट, रिजेंट, माइंड, इन सबके साथ हेट, माइंड, डिटेस्ट, रिजेंट, इन सबके साथ क्या आता है? इनके साथ तो जेरेंड आता है। और यहाँ पे आगे पैसे भी लिखा हुआ है, क्योंकि फादर किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, फादर को डिस्टर्ब किया जाना, माइंड नहीं करते वो। मेरे पिताजी माइंड नहीं करते, उनको डिस्टर्ब किया जाना जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। अगर जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं उस टाइम अगर उनको कोई डिस्टर्ब करे तो भी वो माइंड नहीं करते। तो यहाँ पे भैया आएगा जिरंड का पैसिव, और जिरंड का पैसिव आपको करना सिखाया था बीइंग प्लस V3 से। कैसे करते हैं? बीइंग डिस्टर्ब्ड। अरे एक्टिव पैसिव में जिरंड का पैसिव करना सिखाया था, जिन बच्चों ने वीडियो देखी है जानते होंगे। इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे करते हैं? टू बी प्लस V3 से करते हैं। जिरंड का पैसिव कैसे करते हैं? बीइंग प्लस V3 से करते हैं। क्या उसके मीनिंग होते हैं? एक्टिव पैसिव में पढ़ाया इसी यूट्यूब चैनल पर। यहीं कुछ याद आ रहा है? अगर एक्शन फ्यूचर में होना हो तो फिर इन्फिनेटिव लगाते हैं, एक्शन साथ साथ होना हो तो फिर जिरंड लगाते हैं। माइंड ना करना और डिस्टर्ब होना, ये दोनों साथ साथ हो रहे हैं। मेरे पिताजी माइंड नहीं करते, डिस्टर्ब किया जाना। कब डिस्टर्ब किया जाना? जब वो पढ़ रहे होते हैं। माइंड करना और डिस्टर्ब साथ साथ होंगे। और या तो ऐसे समझ लो, नहीं तो ऐसे समझ लो, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन के लिए जेरेंड प्रेफर होते हैं। दोनों तरीके से समझ सकते हो आप इसको।
इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा जल्दी से। महाटुच्चा एरर है यार, ये तो थर्ड क्लास एरर है बिल्कुल। कर दो यार इसको, तो सारे बच्चे कर दो जल्दी से। नोट डाउन माई फोन नंबर, मेरा फोन नंबर नोट कर लो। इन केस अगर तुम्हें मुझे कॉल करने की जरूरत पड़े, तो यहाँ पे यू के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर की प्लूरल। यू के साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर की प्लूरल। हमेशा प्लूरल वर्ब रहता है यू, तो यू नीड टू रिंग मी अप आ जाएगा। इसमें बता दो जरा। प्रीपोजिशन है टमेटोज, इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका प्राइसेस। अब प्राइसेस, प्राइस सब्जेक्ट होता, सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो वर्ब सिंगुलर लगाते। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। यहाँ पे हैज नहीं, क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। टमाटरों की कीमतें बढ़ गई हैं, 65 से 70 रुपए किलो हो गई है बहुत सारे पार्ट्स में, देश के बहुत सारे भागों में। ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के। पहली बात तो देखो, काफी बच्चे यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं कि सर द प्राइस ऑफ टमेटोज नहीं कर सकते। काफी बच्चे यहाँ पे सोच सकते हैं कि सर द प्राइस ऑफ टमेटोज नहीं कर सकते क्या। पहली बात तो, जब एक ही वाक्य को सही करने के दो तरीके हों, जब एक ही सेंटेंस को सही करने के दो तरीके हों तो बाद वाला प्रेफर करें। और दूसरी बात, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को बदलना प्रेफर किया जाता है, बजाय कि वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट को बदलना। अगर आपके पास दोनों चॉइस हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को बदलिएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये जो बच्चे कह रहे हैं पिक ब्लर है, बच्चे आप अपने वो ऊपर क्वालिटी बढ़ाओ वहां से, ठीक है। आपकी जैसी नेटवर्क आपकी स्पीड कम होती है तो यूट्यूब स्विच कर देता है दूसरे वाली लेसर क्वालिटी पे। आप उसकी क्वालिटी वापस से सिलेक्ट करके बढ़ा लो, बढ़ जाएगी। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। तुक्के सारे तुक्के, बिना मतलब के तुक्के। सबको ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर चल रहे हैं या टेंस के एरर चल रहे हैं, है ना। चेप दो उसमें। गवर्नमेंट इज सेटिंग अप, गवर्नमेंट सेटअप कर रही है, गवर्नमेंट बेसिकली इकट्ठा कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, गवर्नमेंट बना रही है एक स्पेशल सर्वेलेंस सेल एपिडेमिक प्रोन डिजीज के लिए बिहार में। अब ये बिहार एक स्टेट का नाम है, कोई गली का नाम नहीं है, कोई छोटी जगह का नाम नहीं कि इसके साथ एड प्रीपोजिशन का यूज करोगे यहां पे इन आएगा। महाटुच्चा एरर था, लेकिन तुम अपना ध्यान आगे बढ़ा ही नहीं रहे, तुम आगे ध्यान बढ़ा ही नहीं रहे। इज सेटिंग अप में दिक्कत क्या है, इज सेटिंग अप गवर्नमेंट सेटअप कर रही है, जरूरी है कि कर चुकी हो। हैज सेटअप, हैज सेटअप, हैज सेटअप के पीछे पड़े हो, तुम्हें क्या पता कर चुकी है, अभी कर रही है भैया। माजिद बच्चे ऐसे चीजें रटते नहीं। देखो प्रोन के साथ टू आता है, वो कब आता है, जब लिंकिंग वर्ब के बाद प्रोन आए। ही इज प्रोन टू दिस, है ना। प्रोन अगर ऐसे नाउन से पहले एडजेक्टिव बना के ऐसे लिख रखा हो तब वो टू वगैरह का फंडा नहीं आएगा। ऐसे रटो मत चीजें, थोड़ा सा चीजें समझ के किया करो, है ना। इसमें बताओ जरा। इसमें बताओ जरा क्या आएगा।
मेरी मम्मी इतनी इतनी लो वॉइस में बोलती हैं कि समझना डिफिकल्ट हो जाता है वो क्या कह रही हैं। मेरी माँ इतनी लो वॉइस में बोलती कि समझना डिफिकल्ट हो जाता है कि वो क्या कह रही हैं। तो भैया यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर, ये मीनिंग, वो इतनी मीठी आवाज में गाती कि सब उसको पसंद करते हैं। वो इतना बढ़िया से काम करता है कि हर कोई उसकी तारीफ करता है। वो इतना निकम्मा है कि हर कोई उसको गालियां देता है। ये मीनिंग कैसे आएगा? ये कौन सा कोरिलेटिव का पेयर ऐसा मीनिंग देता है? वो देता है जी सच। सच दैट का पेयर ये मीनिंग के लिए काम आता है। पहले आप एक बात बोलते हो, फिर आप उसी बात को स्ट्रेंथन करने का काम करते हो, और वो काम होता है सच दैट से। ये सो तो बच्चे तब आता है जब आगे सिर्फ एडजेक्टिव दे रखा हो, ही इज सो स्मार्ट दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, है ना। इसमें बताइए जरा, इसमें बताओ भाई। दुष्यंत, प्रिंस, माजिद, रोहन, सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया भाई। रुपेश, अखिलेश, मोहिनी, भक्ता, नितिन, मिलन, प्रिंस, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि मैंने अब आपको बताया था कौन सी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आते हैं, कौन सी वर्ब के बाद जेरेंड आते हैं। ऐसा काम जो फ्यूचर में होना हो उसके लिए इन्फिनेटिव आते हैं, जो साथ साथ हो रहा हो ये पहली हो गया उसके लिए जेरेंड आते हैं। तो भैया अब ये एंजॉय करने का काम कब होता है? कोई काम करते करते एंजॉय करते हो कि पहले एंजॉय कर लेते हो कि बाद में एंजॉय करते हो? जब वो काम हो रहा होता है। आपको जैसे कोई भी पर्सन है, वो समंदर में स्विम करना कब एंजॉय करेगा? अभी समुद्र में पहुंचा ही नहीं, आह मजा आ गया। अच्छा, या समुद्र में नहा के आ लिए, 5-7 घंटे बाद करें आह मजा आ गया। अबे कब आएगा मजा? ये एंजॉय कब करेगा? वो एक्टिविटी करते करते एंजॉय करोगे तो भैया यहाँ पे क्या लगाओगे? फिर जिरंड लगाओगे, जिरंड लगाओगे तो स्विमिंग लिख लेना। इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें क्या एरर लग रहा है आपको? सोचो बच्चे सोचो, ऐसे तुक्के मत मारो, देखो थोड़ा सोचो। जो बच्चे बार बार ये कह रहे हैं विल को रिमूव कर दो, विल को रिमूव कर दो, क्यों भैया? रीजन दो। आगे से ये तुक्के मारना मेरी क्लास में बंद करो। रीजन दो कि सर ऐसा करेंगे और क्यों करेंगे। रिमूव विल, रिमूव विल, रिमूव विल, रिमूव विल, वाई? क्यों रिमूव करो? रीजन दो मुझे उस चीज का। विल को रिमूव क्यों करूं? यही दिक्कत है जब आदमी रट्टे बिठाता है ना चीजों के, जब आदमी ने रूल रट रखे होते हैं तब ये दिक्कतें आती हैं। यहां पे सिंस कोई प्रीपोजिशन नहीं है, सिंस का मतलब जब से नहीं है, यहां पे सिंस एक कंजंक्शन है जिसका मतलब क्योंकि है। क्योंकि हमें अब पैदल चलना पड़ेगा, हमें अब पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि हमारी बस छूट चुकी है। हमें अब पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि हमारी बस छूट चुकी है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये तब लगता है जब पास्ट के दो एक्शन का कंपैरिजन कराना हो, दूसरा पास्ट का एक्शन है तुम्हारे पास, नहीं तो भैया फिर पास्ट परफेक्ट क्यों लगा रहे हो? प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, हैव मिस्ड। ये था इसमें एरर। अब बिठा रखे जब जिस इंसान ने दुनिया जान के रट्टे, विल को काट दें, विल को काट दें, ये पता नहीं कि कब काटते हैं, क्या लॉजिक होता है, क्या रीजन होता है, दिक्कतें फिर आएंगी आपको पेपर में। हमें अब पैदल चलना पड़ेगा, वी विल हैव टू वॉक नाउ। हमें अब चल के जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी बस छूट चुकी है। ये सेंटेंस का मतलब था। इसमें बताओ भैया।
एब्सटेन के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है? किसी चीज से एब्सटेन करना मतलब उस चीज से पीछा छुड़ा लेना, उस चीज को यूज ना करना। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, तुम्हें अल्कोहल से दूर रहना पड़ेगा। एब्सटेन का मतलब होता है स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, तो यू शुड एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, आपको उससे दूर रहना पड़ेगा। अगर वो रिकवर करना चाहता है तो उसे अल्कोहल से एब्सटेन करना पड़ेगा, मतलब अल्कोहल से दूर रहना पड़ेगा। इसमें बता दो भैया। सर मेरा फर्स्ट डे है, ये क्लास रोज होती है क्या? बच्चे मंडे टू फ्राइडे, जिनको अभी भी ये बैचेस का नहीं पता मेरा कब चलते हैं, मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे ये फ्री क्लास, ये फ्री प्रैक्टिस बैच चलता है। ठीक है, पहले इसमें पेपर डिस्कशन चल रहा था, फिर ये फ्री प्रैक्टिस बैच आ गया, फिर आगे कुछ और आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू वेडनेसडे रात को 10 बजे अनअकैडमी पे फ्री क्लास लेता हूं, और आपको इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। रोज 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 कौन सा क्लिक करूं, कहां क्लिक करूं? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, मेरे फेसबुक ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर लो, ज्वाइन हो जाओ। हर रोज क्लास लेने से पहले मैं वहां लिंक शेयर करता हूं। हाँ जी, ईदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स, दोनों सुपरवाइजर्स में से एक का वहां रहना उसे मतलब एक्सपेक्टेड किया जा रहा था, उससे ही वाज सपोज टू डू दैट, मतलब उससे एक्सपेक्टेशन थी कि वो वहां प्रेजेंट रहेगा। दोनों में से एक सुपरवाइजर से एक्सपेक्टेशन थी कि वो वहां प्रेजेंट रहेगा, तो अगर ईदर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड है, वर्ब सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? वाज सपोज टू बी प्रेजेंट लिखोगे। नेक्स्ट पे आ जाइए जल्दी से। अब ये वोकैब के 5 सवाल है, फटाक से बता दो। एक्सीड का सिनोनिम बता दो, एक्सीड का सिनोनिम बता दो, एक्सीड का सिनोनिम बता दो। अगर आप किसी चीज को एक्सीड कर देते हो तो आप उससे आगे निकल जाते हो, आप उसको सरपास कर देते हो, तो सिनोनिम आएगा जिसका सरपास कर देना। एंटोनिम बताइए मेलो का, एंटोनिम बताइए मेलो का। अब आपने वर्ड सुना होगा मेलो, रूट वर्ड में पढ़ा जाता है, मेलो, मैली, मेले, ये सब के सब MELI, MEEL, ये वाले रूट वर्ड, इन सब का रूट वर्ड का मतलब होता है सॉफ्ट, नाजुक। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा जी हार्ड। एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट ईडीएम का मतलब क्या होता है? एसिड टेस्ट ईडीएम का मतलब क्या होता है? जिसको अपने हिंदी में इसके जैसा ईडीएम है अग्नि परीक्षा। अ फैक्ट, इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, ऐसा कोई फैक्ट इवेंट जो किसी चीज को प्रूव करे। एक्चुअली इस ईडीएम का ओरिजिन यहां से है। ये जो मेटल्स वगैरह होते हैं ना, अब तो और बहुत तरीके आगे चेक करने की प्योर है कि नहीं है। पहले जितने मेटल थे, सोना और ये सारी चीजें, इनको ना बेसिकली एसिड से चेक किया जाता था। इनको अलग अलग टाइप के एसिडिक सॉल्यूशन होते थे, उनमें डाल के चेक किया जाता था कि असली सोना है, चांदी असली है कि नहीं है। तो उसी से ईडीएम का ओरिजिन हुआ बेसिकली, जिससे कोई चीज, कोई फैक्ट पता चले, जिससे कोई चीज की प्योरिटी प्रूव हो, तो एसिड टेस्ट। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा कुछ अगर आपके पास होना, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आपके पास होना, क्या मतलब है उसका? सरप्लस क्वांटिटी में कोई चीज होना। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? बहुत टुच्चा है यार, बहुत आसान है, बता दो सारे जल्दी से। इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है? इनमें से कौन से शब्द की स्पेलिंग गलत है? बहुत इजी है भाई। अरे गाइडेंस की स्पेलिंग नहीं आती क्या तुम्हें? तुम्हें गाइडेंस की स्पेलिंग नहीं आती क्या?
चलो जी, अब आप अपना स्कोर कमेंट करके बताओ मुझे एक बार, अपना स्कोर कमेंट करके बताओ जरा एक बार। जो बच्चे नए बैच के लिए पूछ रहे हैं बच्चे, 22 जुलाई को बैच आएगा मेरा। 2 महीने में एक ही थ्योरी का बैच आता है और मेरा पढ़ाने का तरीका भी ऐसा है कि अगर आप पहली क्लास से अटेंड नहीं करोगे मेरा बैच तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये मेरे लिए अच्छी, मेरे पढ़ाने के तरीके में अच्छी बात भी यही है और मेरे पढ़ाने के तरीके की सबसे खराब बात भी यही है। खराब बात है मेरे लिए, क्यों? बाकी टीचर्स कैसा है, एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, रूल रट्टे से पढ़ाना होता है। बच्चा किसी भी चैप्टर के अंदर आएगा, 2-4 मतलब बढ़िया बढ़िया बातें करी बच्चे के साथ, 2 बार ऐसे ऐसे कर दिया, बस बच्चा वही, अरे मैम क्या पढ़ाती हो आप मैम, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है आपकी क्लास लगाकर। समझ रहे हो? सब बढ़िया चल रहा, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि बच्चा किसी भी क्लास के अंदर आ रहा है, वो मजा आ गया, बच्चा वहीं का वहीं रुक गया। लेकिन मेरी क्लास के अंदर आएगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को सारे बेसिक पहले पढ़ाने पड़ते हैं। जेरेंड इन्फिनेटिव पार्टिसिपल ये मैं अपनी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा चुका होता हूं। मेरी क्लास में बच्चे को समझ में नहीं आता, फिर वो गालियां देकर वो वीडियो डिसलाइक करके निकल जाता है दूसरे बैचों में तलाश में। तो भैया 2 महीने में एक बार बैच आता है। जो भी मुझसे पढ़े हुए बच्चे हैं, अगर आपको मेरे कोर्स में दम लगता है, मेरे पढ़ाने के तरीके में दम लगता है, तो इस बैच का मैं नीचे लिंक पिन कर दूंगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना AVS 10 कोड के साथ। ठीक है जी, मैं फिर बता रहा हूं, अनअकैडमी पे 1 साल के जो सब्सक्रिप्शन की फीस है उसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS 1 साल की सब्सक्रिप्शन की फीस लगभग 6,000 रुपए है। AVS 10 कोड लगाने के बाद शायद ये और कम हो जाती है कुछ, वैसे तो 7,000 दिखा रहा होगा, शायद ये 5850 के आसपास पड़ती है 1 साल की। इसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब चीजों की फीस है, लेकिन मैं अकेला अपने दम पे ही आपका ये अमाउंट वसूल करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है जी, जो भी इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकते हैं, और जो मुझसे पढ़े एटलीस्ट अपने दोस्तों को बता सकते हैं। आज के लिए गुड नाइट भाई, मिलेंगे अपनी रात को 10 बजे वाली क्लास में। रात को 10 बजे जो CPU का पेपर डिस्कशन वाली क्लास होती है उसमें मिलेंगे। आज के लिए शुभ रात्रि। इसकी PDF डाल रहा हूं भाई मैं टेलीग्राम चैनल पे।